कभी आपने सोचा है हम इंसान आखिर बने कैसे? एक जानवर से सोचने समझने वाला प्राणी बनने तक की ये यात्रा कैसी रही? क्यों हमने आग बनाई, खेती शुरू की, धर्म रचे और समाज बनाए? क्या ये सब हमारी जरूरत थी या हमारी कल्पना की ताकत का कमाल? यही कहानी है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि इंसान सिर्फ जिंदा रहने वाला जीव नहीं, बल्कि कहानी गढ़ने वाला जीव है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि धर्म और समाज ने इंसानियत को कैसे एकजुट किया, कैसे इनने लाखों अनजान लोगों को एक भरोसे के धागे में बांध दिया, और क्यों बिना इन काल्पनिक कहानियों के आज का सभ्य समाज शायद मुमकिन ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा, जहां हम खोजेंगे अपने अतीत में छिपे वो रहस्य जिन्होंने हमें होमो सैपियंस से मानव सभ्यता बनाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम समझने जा रहे हैं धर्म और समाज का असली महत्व। चैप्टर 1, संज्ञान क्रांति, इंसान की सोचने की ताकत। सोचिए, लाखों साल पहले धरती पर इंसान जैसा दिखने वाला बहुत से जीव थे। होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो हाबिलिस। लेकिन आज सिर्फ हम बचे हैं, होमो सैपियंस। आखिर ऐसा क्या था हमारे अंदर जो बाकी सब में नहीं था? असल में फर्क था सोचने की क्षमता का, वो ताकत जिसने हमें बाकी सब प्राणियों से अलग कर दिया। लगभग 70,000 साल पहले इंसानों के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, जिसे कहा गया कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी संज्ञान क्रांति। और यही वो पल था जब इंसान ने सिर्फ देखना या खाना नहीं सीखा, बल्कि कल्पना करना सीख लिया। अब सोचिए, कोई शेर जंगल में सिर्फ वही देख सकता है जो सामने है, लेकिन इंसान वो चीजें भी सोच सकता है जो असल में है ही नहीं। देवता, कहानियां, नियम, समाज, ये सब हमारी कल्पना से बने विचार हैं, जिन्होंने हम सबको जोड़ा, एक विश्वास दिया, एक दिशा दी। जब हम शिकार करते थे तब झुंड में रहते थे, लेकिन झुंड से सभ्यता तक का सफर एक कहानी से शुरू हुआ। अगर हम सब मिलकर मान ले कि ये चीज सच है, तो वो सच बन जाती है, और यही सोच हमें जानवरों से अलग करती है। सोचिए, अगर हजारों लोग एक झंडे के नीचे आते हैं, तो वो झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं रहता, वो राष्ट्र बन जाता है। अगर लोग एक देवी या भगवान में विश्वास करते हैं, तो वो विचार लाखों दिलों को जोड़ देता है। यही तो इंसान की असली शक्ति थी, कल्पना और विश्वास की ताकत। संज्ञान क्रांति ने हमें शब्द दिए, भाषा दी, जिससे हम सिर्फ बातें नहीं, विचार साझा कर सके। यही भाषा इंसान की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि इसने हमें सिखाया कि कैसे सपनों को हकीकत बनाया जा सकता है। धीरे धीरे छोटे छोटे समूहों ने बड़ी सभ्यताएं बनाई। हर कहानी, हर मिथक, हर नियम समाज की नींव बन गया, और इसी ने शुरू किया वो सफर जो हमें गुफाओं से निकालकर आसमान छूने तक ले गया। तो इस अध्याय का संदेश साफ है, इंसान वही नहीं जो देखता है, बल्कि वही है जो सोचता और मानता है। और यही सोचने की ताकत पूरी मानव सभ्यता की असली शुरुआत थी। चैप्टर 2, कृषि क्रांति, वरदान या अभिशाप। 70,000 साल पहले इंसान शिकार करता था, जंगलों में घूमता था, जहां मिला वही खाना खा लिया, जहां थक गया वहां सो गया। वो आजाद था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी, कृषि क्रांति। लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने पहली बार मिट्टी में बीज बोया और इंतजार किया। सोचा, अब शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, खाना यही उगेगा। ऐसा लगा जैसे जिंदगी आसान हो जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? शुरुआत में तो खेती एक वरदान जैसी लगी। अन्न मिला, गांव बने, परिवार बसने लगे। लेकिन धीरे धीरे इस खेती ने इंसान को बांध लिया। अब वो आजाद शिकारी नहीं रहा, अब वो खेतों का नौकर बन गया। सुबह से शाम तक मेहनत, बीज से फसल तक इंतजार, और अगर बारिश ने साथ न दिया तो पूरा साल बर्बाद। सोचिए,
जो इंसान पहले दिन में 4 घंटे मेहनत करके आराम से जीता था, वो अब पूरे दिन झुककर काम कर रहा था और फिर भी भूखा सो रहा था। कृषि क्रांति ने इंसान को ज्यादा खाना दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जनसंख्या, बीमारियां और असमानता। पहले इंसान बराबरी से रहते थे, पर अब जमीन का मालिक और मजदूर 2 वर्ग बन गए। किसी के पास बहुत अनाज था, किसी के पास कुछ नहीं। यहीं से समाज में विभाजन शुरू हुआ। लेकिन हर चीज के पीछे इंसान की सोच थी। अगर मैं ज्यादा अनाज जमा कर लूं तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इसी सोच ने जन्म दिया लोभ और डर को। डर की कहीं फसल खराब ना हो जाए, डर की कहीं कोई मेरा अनाज न चुरा ले। फिर आए देवता और धर्म, जो इन डर और उम्मीदों को अर्थ देने लगे। लोग प्रार्थना करने लगे कि बारिश हो, फसल अच्छी हो। यही वो समय था जब इंसान ने धरती से जुड़कर आसमान को भी मानना शुरू किया। कृषि क्रांति ने हमें स्थायी जीवन दिया, लेकिन हमारी मासूम आजादी छीन ली। अब इंसान के पास घर तो था, पर वो खुद घर का कैदी बन गया था। तो क्या खेती ने हमें आगे बढ़ाया या पीछे धकेला? शायद दोनों, क्योंकि इसी क्रांति ने सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन इंसान की सरल जिंदगी हमेशा के लिए खो गई। चैप्टर 3, एकजुटता की शक्ति, मिथक, धर्म और कल्पना की दुनिया। कृषि क्रांति के बाद इंसान बसने लगा, गांव शहरों में बदले और अब लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई। लेकिन सवाल था, इतने सारे अनजान लोग कैसे साथ रहेंगे? कैसे कोई इंसान उस पर भरोसा करेगा जिसे वो जानता ही नहीं? यहां इंसान की सबसे बड़ी खोज आई, कल्पना की ताकत। हमने ऐसी चीजें बनाई जो असल में नहीं थी, लेकिन सबने मिलकर मान लिया कि वो सच है। और बस वही कल्पनाएं बन गई हमारे समाज की नींव। सोचिए, पैसा असली में क्या है? सिर्फ एक कागज या सिक्का, पर हम सब मानते हैं कि उसका मूल्य है कानून, राष्ट्र, ईश्वर। ये सब भी हमारी कल्पनाओं के परिणाम हैं। लेकिन इन कल्पनाओं ने हमें बांध दिया एक साझा विश्वास में। धर्म ने कहा, हम सब एक हैं क्योंकि ईश्वर एक है। राज्य ने कहा, हम सब एक हैं क्योंकि हमारा राजा एक है। और व्यापार ने कहा, हम सब भरोसा करें तो लाभ सबका है। इन कल्पनाओं ने इंसान को वो ताकत दी जो किसी भी जानवर के पास नहीं थी, साझा कहानी पर विश्वास। अब इंसान हजारों की संख्या में एक लक्ष्य के लिए काम कर सकता था। मंदिर, सेनाएं, बाजार, साम्राज्य, सब इस साझा विश्वास पर टिके थे। अगर सब माने कि सोना कीमती है तो वो कीमती बन जाता है। अगर सब माने कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो वो बन जाता है। यहीं से इंसान ने साझा मिथकों की दुनिया बनाई। हर समाज, हर संस्कृति ने अपनी कहानी गढ़ी, कोई देवताओं की, कोई आत्माओं की, कोई भाग्य की। और यही कहानियां इंसान को एक दूसरे से जोड़े रखती थी। पर इसका एक दूसरा पहलू भी था। जब 2 अलग अलग समूह 2 अलग अलग कहानियों पर विश्वास करते थे तो टकराव शुरू होता था। युद्ध, धर्म संघर्ष और सत्ता की लड़ाई। फिर भी इन कहानियों के बिना मानव समाज मुमकिन नहीं था। इन्हीं कल्पनाओं ने कानून दिए, नैतिकता दी और पहचान दी। हमने मिलकर ऐसी दुनिया बनाई जो असल में हमारे दिमाग में थी, पर अब वही असली हकीकत बन चुकी थी। तो इस अध्याय का सार यही है, इंसान ने दुनिया को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे बनाने के लिए कहानियां रची। और इन्हीं कहानियों ने हमें सिर्फ इंसान से सभ्यता बना दिया। चैप्टर 4, साम्राज्य और शक्ति की कहानी। जब इंसान ने इंसान पर राज करना सीखा, जैसे जैसे गांव शहरों में और शहर राज्यों में बदलने लगे, एक नई सोच उभरने लगी। अगर हम सबको एक ही नियम में बांध दें तो व्यवस्था बनी रहे। यहीं से शुरू हुआ साम्राज्य का युग, जहां इंसान ने इंसान पर राज करना सीखा। पहले लोग अपने छोटे से समूह में रहते थे। हर समूह की अपनी भाषा, अपने देवता,
अपने रीति रिवाज। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, किसी एक के नेतृत्व में सबको जोड़ना जरूरी हो गया, और यही पैदा हुए राजा, साम्राज्य और कानून। शुरुआत में साम्राज्य सिर्फ ताकत का खेल था, जो जीत गया वही शासक। लेकिन धीरे धीरे ताकत के साथ कहानी भी जुड़ गई। राजाओं ने कहा, हम ईश्वर की इच्छा से राज करते हैं, और लोगों ने मान लिया, क्योंकि यही उनकी सुरक्षा का आधार था। सोचिए, हजारों लोग एक राजा की बात क्यों मानते थे? क्योंकि सब एक ही कल्पना पर भरोसा करते थे कि राजा न्यायप्रिय है, राज्य हमारा घर है और कानून हमारी रक्षा करता है। यही साझा विश्वास एक साम्राज्य को टिकाता था। पर हर ताकत की एक कीमत होती है। साम्राज्यों ने व्यापार बढ़ाया, सड़कों, विज्ञान और संस्कृति को जन्म दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने लूट, युद्ध और गुलामी भी फैलाई। एक सभ्यता की प्रगति अक्सर दूसरी की बर्बादी पर खड़ी होती थी। फिर भी साम्राज्य सिर्फ हिंसा की कहानी नहीं थे। उन्होंने दुनिया को जोड़ा, भाषाओं को मिलाया और पहली बार इंसान को वैश्विक सोच दी। एक रोमन नागरिक मिस्र में भी खुद को उसी सभ्यता का हिस्सा मान सकता था, और यही विचार बाद में ग्लोबल ह्यूमैनिटी की नींव बना। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या यह सब मजबूरी थी या प्रगति का हिस्सा? शायद दोनों, क्योंकि इंसान के भीतर दो ताकतें हमेशा टकराती रहीं, आजादी की चाह और नियंत्रण की जरूरत। साम्राज्य ने हमें अनुशासन सिखाया, लेकिन हमारी सोच को भी सीमित किया। हम एक संगठित समाज बने, पर उस संगठन में अपनी व्यक्तिगत आजादी खोने लगे। तो इस अध्याय का सार ये है, हर सभ्यता की नींव ताकत पर नहीं, बल्कि उस साझा कहानी पर टिकी होती है, जिसे लोग सच मानने को तैयार होते हैं। चैप्टर 5, धर्म की शक्ति, विश्वास जिसने सभ्यता को बांध दिया। साम्राज्यों के फैलने के साथ ही एक और अदृश्य ताकत उभरी। वो ताकत जो तलवार से नहीं, विश्वास से राज करती थी। वो थी धर्म। धर्म सिर्फ ईश्वर की उपासना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जिसने लाखों अनजान लोगों को एकजुट किया। जहां राजा ताकत से शासन करता था, वही धर्म दिलों पर राज करता था। सोचिए, कोई इंसान किसी दूसरे को बिना जाने भरोसा क्यों करेगा? क्योंकि दोनों एक ही भगवान में विश्वास करते हैं, एक ही नियमों को मानते हैं, एक ही अच्छाई बुराई के पैमाने पर चलते हैं। यही धर्म की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने नैतिकता और भरोसे की भाषा सिखाई। हर सभ्यता ने अपने अपने देवता गढ़े, कहीं इंद्र और वरुण, कहीं ज़्यूस और अपोलो, कहीं यहोवा या अल्लाह। पर इन सब के पीछे एक ही मकसद था, व्यवस्था बनाना। क्योंकि जब इंसान ने सोचना शुरू किया, तो सवाल भी उठने लगे। कौन सही, कौन गलत, क्यों दुख है, क्यों मरना पड़ता है? और धर्म ने इन सवालों के जवाब दिए, कभी डर के जरिए, कभी उम्मीद के जरिए। समय के साथ धर्म ने कानूनों को जन्म दिया, कानूनों ने न्याय को, और न्याय ने समाज को टिकाया। लोगों को लगा कि वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, उनके कर्मों का कोई अर्थ है। यही भावना इंसान को अराजकता से दूर ले गई। पर धर्म की यही शक्ति कभी कभी उसकी कमजोरी भी बनी, क्योंकि जब दो धर्मों ने दो अलग सत्यों को सच माना, तो टकराव शुरू हुआ। क्रूसेड्स, जिहाद, धर्मयुद्ध, सब इसी मैं सही हूं, तुम गलत हो की सोच से निकले। फिर भी अगर धर्म न होता, तो शायद सभ्यता इतनी स्थिर न होती। धर्म ने इंसान को एक नैतिक ढांचा दिया, जिसने उसे लोभ, हिंसा और अराजकता से बचाया। उसने सिखाया कि जीवन सिर्फ अस्तित्व नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा है। तो इस अध्याय का सार यही है, धर्म इंसान की सबसे बड़ी कहानी है, जो झूठ भी हो सकती है, पर जिसने असंख्य सच्चाइयां पैदा की। चैप्टर 6, पिरामिड बनाना, कल्पनाओं की सत्ता। कृषि क्रांति ने इंसान को जमीन से जोड़ दिया, पर असली बदलाव तो अब आने वाला था।
क्योंकि अब इंसान को बड़े पैमाने पर विश्वास और व्यवस्था की जरूरत थी। और इस दबाव में जन्मा वो कल्पित क्रम, जिसे हम सामान्य भाषा में मिथक, विश्वास, नियम कह सकते हैं। चैप्टर 6 हमें एक ये समझाने की कोशिश करता है कि जब छोटे बल में इंसान रहते थे तब किसी विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, पर जब लोग गांवों में जुटे, शहर बने, तो हम सब कैसे एक साथ काम करें? ये सवाल दबाव की तरह खड़ा हुआ। कृषि ने हमें भविष्य के लिए चिंता सिखाई। कल बारिश होगी या नहीं, फसल बचेगी या नहीं, ये सब डर और योजना की बुनियाद बने। जब इंसान भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है तब वो कहानियां गढ़ता है। देश, धर्म, राजा, न्याय सब एक साझा कहानी का हिस्सा बने। और यही वो पिरामिड था। निचले स्तर पर किसान, मजदूर, सामान्य लोग, ऊपर जमींदार एवं शासक, और सबसे ऊपर वो लोग जो कहानियां बनाते और फैलाते थे। ये पिरामिड सिर्फ शक्ति का द्योतक नहीं था, ये विश्वास की संरचना थी, जिसे हम कल्पित व्यवस्था कह सकते हैं। सोचिए, हम पैसा क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम सब मानते हैं कि वो मूल्य रखता है। पैसा असल में किसी प्राकृतिक चीज का नहीं, हमारी सामूहिक कल्पना का परिणाम है। और कल्पनाएं ही वो तंत्र थी जो किसी राजा को ईश्वर का उत्तराधिकारी बना सकती थी, किसी संविधान को अपरिवर्तनीय बना सकती थी, और किसी देश को हमारा बना सकती थी। पर इस शक्ति की कीमत भी होती थी, क्योंकि जो पिरामिड ऊंचे हैं, नीचे वालों के लिए वह दबाव जानलेवा हो सकता है। बहुत से लोग हर दिन मेहनत करते, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ संघर्ष और श्रम था। सिर्फ कुछ ही लोगों को वो साझा कल्पनाएं आराम देती थी। और ये पिरामिड, चाहे धर्म हो, चाहे राज्य हो, चाहे पैसे की व्यवस्था, सब उसी जाल की कड़ी थी जो हमें एक साथ बांधे रखती है। इस अध्याय का मूल संदेश, दुनिया जैसा हम आज देखते हैं वो मेरी आंखों या प्रकृति की देन नहीं, बल्कि हमारी साझा कल्पनाओं का निर्माण है। चैप्टर 7, लेखन की खोज। जब शब्दों ने इतिहास को अमर बना दिया। सभ्यता अब तक कहानी, धर्म और साम्राज्य की नींव पर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन अब इंसान के सामने एक नया सवाल था। इतने सारे लोगों, करों, नियमों और फसलों का हिसाब कौन रखेगा? जब समाज छोटे थे तो याददाश्त काफी थी, पर जैसे जैसे साम्राज्य बढ़े, व्यापार फैला और जिम्मेदारियां बढ़ी, इंसान की याददाश्त जवाब देने लगी। और तब उसने इतिहास का सबसे बड़ा जादू रचा, लेखन। पहला लेखन किसी महान कविता या उपदेश के लिए नहीं था, वो था गिनती के लिए। कितना अनाज जमा हुआ, किसने टैक्स दिया, कौन बाकी है, बस यही जरूरत इंसान को कलम तक ले आई। मिट्टी की पट्टियों पर निशान उभरे और वही बने पहले शब्द। धीरे धीरे इन निशानों ने बोलना सीख लिया। नाम, कहानियां, कानून, सौदे, धर्म ग्रंथ। लेखन ने इंसान को पहली बार समय से परे कर दिया। अब कोई विचार सिर्फ सुनाया नहीं जाता था, बल्कि लिखा जाता था, ताकि हमेशा के लिए जिया जा सके। सोचिए, पहले जो बातें हवा में खो जाती थी, अब पत्थरों में उकेरी जाने लगी। जो राजा अपने साम्राज्य की ताकत दिखाना चाहता था, वो पत्थर पर अपने आदेश खुदवा देता था। जो समाज अपने नियम बनाता था, वो उन्हें ग्रंथों में अमर कर देता था। लेकिन हर खोज की तरह लेखन भी दो धारों वाली तलवार था। एक ओर इसने ज्ञान को सहेजा, इतिहास को जन्म दिया, और दूसरी ओर सत्ता को स्थायी बना दिया। जो लिख सकता था वही समाज की दिशा तय करता था। यही कारण है कि सदियों तक लेखन सिर्फ पुजारियों, राजाओं या विद्वानों तक सीमित रहा। फिर भी ये इंसान की सबसे बड़ी छलांग थी, क्योंकि अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि अपनी सोच को, अपनी संस्कृति को अमर कर रहा था। लेखन ने हमें इतिहास दिया और इतिहास ने हमें पहचान।
तो इस अध्याय का सार यही है, बोलने से इंसान ने दुनिया बदली, पर लिखने से उसने खुद को अमर कर लिया। चैप्टर 8, पैसे की कहानी, सबसे बड़ी साझा कल्पना। इतिहास में धर्म और साम्राज्य ने इंसान को जोड़ा, लेकिन एक ऐसी चीज आई जिसने इन सबको पीछे छोड़ दिया। वो थी पैसे की ताकत। सोचिए, एक किसान मिस्र में है, एक व्यापारी भारत में। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, धर्म नहीं जानते, फिर भी दोनों बिना बोले सौदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पैसे की कहानी में विश्वास करते हैं। पैसा इंसान की सबसे सफल कल्पना है, क्योंकि ये वो विश्वास है जिस पर हर इंसान सहमत होता है, चाहे उसका धर्म, भाषा या संस्कृति कोई भी हो। शुरुआत में लोग चीजों का आदान प्रदान करते थे, अनाज के बदले कपड़ा या बकरी के बदले मिट्टी के बर्तन, लेकिन यह तरीका सीमित था। हर बार लेन देन मुश्किल होता था। फिर इंसान ने खोजा एक साझा प्रतीक जो हर चीज की कीमत तय कर सके। यही था पैसा। पहले तो सोना चांदी आए, क्योंकि वो दुर्लभ थे, टिकाऊ थे और सुंदर भी। फिर धीरे धीरे राजा और साम्राज्यों ने अपने सिक्के जारी किए, ताकि लोग भरोसा करें कि इस धातु के पीछे सरकार का वादा है। लेकिन असली जादू तब हुआ जब पैसा सिर्फ धातु नहीं, बल्कि विश्वास बन गया। आज के नोट या डिजिटल करेंसी को देखिए, उसका मूल्य किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे भरोसे में है। हम मानते हैं कि 500 का नोट कुछ कीमत रखता है, और यही मान्यता ही उसे असली बनाती है। पैसे ने दुनिया को एक कर दिया। व्यापार बढ़ा, विचार फैले, संस्कृतियां मिली। अब इंसान सिर्फ धर्म या राज्य से नहीं, बल्कि व्यापार के जाल से जुड़ चुका था। पर इस कहानी की एक और सच्चाई भी है। जहां पैसा आता है, वहां लालच, असमानता और शक्ति का खेल भी आता है। लोगों ने जमीनें खरीदी, युद्ध लड़े, रिश्ते तोड़े, सिर्फ उसी विश्वास के लिए जो असल में एक कागज या नंबर ही था। फिर भी, चाहे अच्छाई हो या बुराई, पैसे ने हमें साथ रहना सिखाया, क्योंकि ये इंसानियत का पहला सार्वभौमिक विश्वास था। तो इस अध्याय का सार यही है, पैसा एक भाषा है जो धर्म से भी पुरानी और किसी भी कहानी से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अंत में हम सब उसी कहानी पर भरोसा करते हैं जिसे मूल्य कहा जाता है। चैप्टर 9, विज्ञान की क्रांति, जब इंसान ने जानने की शक्ति पहचानी। हजारों सालों तक इंसान ने दुनिया को भगवान की इच्छा से समझा। बारिश क्यों होती है? देवता की कृपा। बीमारी क्यों फैलती है? किसी पाप का दंड। लेकिन फिर एक दिन इंसान ने यह पूछना शुरू किया, क्यों? यही क्यों सवाल इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। यहीं से शुरू हुई विज्ञान की क्रांति। लगभग 500 साल पहले कुछ जिज्ञासु दिमागों ने सोचना शुरू किया कि शायद हर चीज का कोई प्राकृतिक कारण होता है। गैलीलियो ने आसमान देखा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा, और इंसान ने समझा सत्य किताबों में नहीं, प्रयोगों में छिपा है। यही इंसान ने पहली बार स्वीकार किया कि हमें सब नहीं पता, लेकिन हम जान सकते हैं। यही सोच विज्ञान की असली ताकत थी, क्योंकि इससे पहले सभ्यताएं मानती थी कि सब ज्ञान पहले से मौजूद है। पर अब इंसान ने कहा, हम खोजेंगे। विज्ञान ने सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अनिश्चितता को अपनाना सिखाया, और यही उसकी खूबसूरती थी। पहली बार इंसान ने स्वीकार किया कि वो गलत भी हो सकता है, और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। धीरे धीरे यही सोच सभ्यता का इंजन बन गई। जहां पहले साम्राज्य युद्धों से बढ़ते थे, अब वो ज्ञान से बढ़ने लगे। समुद्रों के पार नए देश खोजे गए, नई औषधियां बनी, और इंसान ने खुद को प्रकृति से ऊपर महसूस करना शुरू किया। पर विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा। उसने साम्राज्य, धर्म और पैसे तीनों को नया अर्थ दिया। राज्य ने विज्ञान का इस्तेमाल ताकत बढ़ाने के लिए किया। धर्म ने अपनी मान्यताओं को चुनौती दी देखी,
और पैसों ने प्रयोगों को फंड देना शुरू किया। यानी ज्ञान भी अब एक निवेश बन गया। विज्ञान ने इंसान को उड़ना सिखाया, समुद्रों में उतरना सिखाया, यहां तक कि तारों को छूने की हिम्मत दी। लेकिन इस खोज के साथ आया अहंकार भी। अब इंसान खुद को सृष्टि का मालिक मानने लगा। तो इस अध्याय का सार यही है, विज्ञान ने इंसान को सिखाया कि सवाल पूछना ही प्रगति की शुरुआत है। क्योंकि जब इंसान ने भगवान की इच्छा से आगे बढ़कर प्रकृति के नियम समझने शुरू किए, तभी उसने अपनी असली ताकत पहचानी, जानने की शक्ति। चैप्टर 10, औद्योगिक क्रांति। जब मशीनों ने दुनिया बदल दी, विज्ञान ने इंसान को सोचने की ताकत दी। लेकिन अब वो उस सोच को हकीकत में बदलना चाहता था। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव, औद्योगिक क्रांति। 18वीं सदी में जब इंसान ने मशीनें बनाई, तो पहली बार उसके हाथों की ताकत 100 गुना बढ़ गई। पहले जहां कपड़ा बुनने में हफ्ते लगते थे, अब मशीनें कुछ ही घंटों में वही काम करने लगी। भाप, बिजली, इंजन, इन सब ने इंसान की दुनिया उलट दी। गांवों से लोग शहरों में आने लगे, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। अब खेतों की मिट्टी की जगह लोहे और धुएं से भरे आकाश ने ले ली। कभी जो आदमी बैलों से हल चलाता था, अब मशीनों को चलाने लगा। लेकिन सवाल वही रहा, क्या वो वाकई आजाद हुआ? औद्योगिक क्रांति ने इंसान को अभूतपूर्व उत्पादन दिया, लेकिन उसी के साथ असमानता और शोषण भी बढ़ा। कुछ लोग मालिक बने और करोड़ों लोग मजदूर, दिन रात काम करते हुए, कभी अपनी रोटी के लिए, कभी किसी और के मुनाफे के लिए। लेकिन एक बात तो तय थी, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। रेलगाड़ियां चल पड़ी, सड़कों ने देशों को जोड़ा और समय का मतलब बदल गया। पहले इंसान सूरज ढलने से दिन खत्म करता था, अब घड़ी की सुई तय करती थी उसका जीवन। इसी समय एक और अद्भुत चीज हुई, उम्मीद। लोगों को लगा कि विज्ञान और मेहनत से सब कुछ संभव है। अब गरीबी, बीमारी और अंधविश्वास, इन सब को बदलने की ताकत इंसान के पास थी। ये वो दौर था जब इंसान ने प्रकृति पर राज करने का सपना देखा। पर हर प्रगति की एक कीमत होती है। मशीनों ने इंसान को सुविधाएं दी, पर साथ ही उसे एक पूर्जा बना दिया, एक ऐसे तंत्र का हिस्सा जो लगातार उत्पादन चाहता था, चाहे उसकी आत्मा थक ही क्यों न जाए। औद्योगिक क्रांति ने हमारी सोच बदल दी। अब सवाल, क्या मैं खुश हूं, से ज्यादा क्या मैं ज्यादा कमा रहा हूं, बन गया। तरक्की का मतलब अब संवेदना नहीं, संख्या हो गया। तो इस अध्याय का सार यही है, मशीनों ने हमें ताकत दी, लेकिन इंसानियत की परीक्षा भी ली। हमने उड़ना सीखा, बिजली बनाई, पर क्या हमने रुककर सोचा कि हम कहां जा रहे हैं? चैप्टर 11, विज्ञान, पूंजी और उपभोक्तावाद। जब इंसान खुद एक प्रोडक्ट बन गया, औद्योगिक क्रांति ने इंसान को ताकत दी थी, लेकिन अब वो ताकत एक नई दिशा में मुड़ने लगी, पूंजीवाद और उपभोक्तावाद की ओर। अब उत्पादन का मकसद जरूरत नहीं, बल्कि मुनाफा बन गया था। पहले इंसान चीजें बनाता था जीने के लिए, अब चीजें इंसान को जीने का मतलब बताने लगी। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम अधूरे हो। ये विचार हर विज्ञापन, हर ब्रांड का मूल बन गया। विज्ञान ने नई मशीनें दी, पूंजी ने नए बाजार बनाए, और दोनों ने मिलकर उपभोक्ता नाम का एक नया इंसान रचा, जो सोचता है कि उसकी खुशी खरीदी जा सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ खरीदारी की नहीं थी, बल्कि कब्जे की थी, दिमाग पर, भावनाओं पर, इच्छाओं पर। अब कंपनियां सिर्फ चीजें नहीं बेचती, वे सपने बेचती है। ऐसे सपने जो हमेशा अधूरे रहें ताकि तुम बार बार खरीदो। सोचिए, पहले इंसान भगवान की पूजा करता था, फिर राष्ट्र की, और अब वो ब्रांड्स की पूजा करने लगा। एप्पल, नाइकी, मर्सिडीज, इनके प्रतीक अब आस्था,
जैसे लगने लगे हैं। लोग अब उत्पादों से नहीं, पहचान से जुड़ने लगे हैं। पर इस चमक के पीछे एक सच्चाई है। जितनी चीजें बढ़ी, उतनी ही खालीपन भी बढ़ा। शहरों में भीड़ है, लेकिन दिलों में खालीपन है। हर इंसान व्यस्त है, पर भीतर से बेचैन। हर चीज तेज है, पर कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है। पूंजीवाद ने हमें चुनाव की आजादी दी, पर साथ ही भ्रम भी दिया कि ज्यादा खरीदना मतलब ज्यादा खुश होना। विज्ञान ने हमें गति दी, पर दिशा नहीं। और यही आज की सभ्यता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। तो इस अध्याय का सार यही है, इंसान अब वस्तुओं का निर्माता नहीं, बल्कि स्वयं एक वस्तु बन चुका है। उसका समय बिकता है, उसका ध्यान बिकता है, यहां तक कि उसकी सोच भी एल्गोरिदम के हिसाब से ढलने लगी है। चैप्टर 12, मानवता का अगला कदम, चेतना, संतुलन और नई सभ्यता की शुरुआत। अब तक इंसान ने सब कुछ जीत लिया, प्रकृति, दूरी, समय, यहां तक कि अंतरिक्ष भी। लेकिन एक चीज है जो अब तक अनदेखी रही, खुद इंसान का अपना भीतर। विज्ञान ने हमें बताया कि हम क्या कर सकते हैं, पर उसने ये नहीं सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए। हमने मशीनें बनाई जो सोच सकती है, पर हम खुद सोचना भूल गए कि क्यों। हर चीज तेज है, चमकदार है, पर हमारे भीतर एक गहरी थकान है। एक सवाल जिसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया। इतनी तरक्की के बाद भी मैं अधूरा क्यों महसूस करता हूं? यही वो मोड़ है जहां इतिहास फिर से खुद को देखने की कोशिश करता है। हमारे सामने अब सबसे बड़ी चुनौती युद्ध, गरीबी या बीमारी नहीं है, बल्कि चेतना की कमी है। अब मानवता को एक नई दिशा चाहिए, जहां विज्ञान और आध्यात्म दोनों साथ चले, जहां प्रगति का मतलब सिर्फ नई तकनीक नहीं, बल्कि नई सोच हो, जहां हम करने से ज्यादा होने पर ध्यान दें। धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस, योग, स्पिरिचुअलिटी, ये सब अब किसी धर्म का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि एक वैश्विक चेतना आंदोलन बन रहे हैं। क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। अगर इतिहास के हर युग को देखें तो पाएंगे कि इंसान हमेशा कुछ खोजता रहा। पहले जीवित रहना, फिर समाज, फिर सत्ता, फिर ज्ञान, और अब वो खोज रहा है अर्थ। शायद यही सभ्यता का अगला कदम है, बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की दुनिया को जीतना। अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं, बल्कि ये कि हम क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर चेतना नहीं बदली तो सारी मशीनें, सारे आविष्कार बस हमें और गहराई में धकेल देंगे। पर अगर चेतना बदल गई तो इंसान फिर से प्रकृति से जुड़ सकता है, एक दूसरे से जुड़ सकता है, और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ सकता है। तो इस अंतिम अध्याय का सार यही है, इतिहास का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की रोशनी को जगाना है। यही नई सभ्यता की शुरुआत है, जहां मशीनें नहीं, मानव चेतना केंद्र में होगी, जहां इंसान फिर से याद करेगा कि वो सिर्फ एक प्राणी नहीं, बल्कि एक संभावनाओं का ब्रह्मांड है। और यही है वो सफर जो हमें इतिहास से अर्थ की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी उस महान यात्रा की कहानी, जहां इंसान ने आग से लेकर इंटरनेट तक का सफर तय किया, जहां उसने पत्थरों पर निशान बनाए और अब तारों में घर खोज रहा है। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो हमें एक बात साफ समझ आती है, इंसान ने बाहर बहुत कुछ जीता है, अब वक्त है खुद को जीतने का। इतिहास का हर युग हमें एक ही सबक देता है, सच्ची तरक्की तब होती है जब हम बाहरी विकास के साथ भीतर की समझ को भी बढ़ाएं, जब हम सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि सजग बने। आज जब हम मशीनों और तकनीक के युग में खड़े हैं तो असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है क्या हम वो बन रहे हैं जो हमें बनना चाहिए। और शायद यही इस पूरी मानव यात्रा का सार है,
बाहर की दुनिया को समझते समझते आखिरकार इंसान फिर अपने भीतर लौट आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही गहराई से सोचने वाले बुक समरीज और आइडियाज सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हिंदी बुक इनसाइट्स को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझते बल्कि जिंदगी के अर्थ को भी खोजते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसी किताब के साथ जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी।